अंकिता भंडारी, भूले तो नहीं ना आप उत्तराखंड की इस बेटी का नाम? भूल भी गए होंगे तो क्या फर्क पड़ता है। इन 23 साल के उत्तराखंड में हर साल हजारों लड़कियां गायब हो रही हैं। किसको फर्क है उत्तराखंड की बेटियों की? उत्तराखंड बना पहाड़ के नाम पर, मजे कौन लूट रहा है ये सभी जानते हैं। पहाड़ को क्या मिला? उनकी बेटियों की नीलामी। आज हर कोई जानना चाहता है, शायद कुछ पहले तक ही जानना चाहता था कि इस बेटी के अपराध में शामिल, उस बेटी की हत्या में शामिल वो वीआईपी कौन होगा। आज सभी मौन है, सुस्त पड़ चुके हैं और उत्तराखंड सरकार इस बात को जानती थी कि उत्तराखंडी लोग हैं, धीरे धीरे सब भूल जाएंगे, और हुआ भी यही। लेकिन अंदरूनी सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि वो वीआईपी कौन है, लेकिन उसका नाम हम बताएं ना बताएं, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। 23 साल के उत्तराखंड में हर साल हजारों लड़कियां गायब हो रही हैं। औसतन आप ये कह सकते हैं 1000 लड़कियां गायब हो रही हैं। उन बेटियों को गायब कौन कर रहा है? क्या वो बहला फुसला कर गायब हो रही हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें प्रेम जाल में फंसाया जा रहा है, या बीमारी का हवाला देकर उन्हें बेहोशी के इंजेक्शन देकर पार करवाया जा रहा है उत्तराखंड की सीमा से? ये अंदरूनी सूत्रों से हमारी खबरें हमें मिला करती हैं। और जितनी भी एनजीओ इस मामले में कार्यरत हैं, अध्ययन कर रही हैं पहाड़ी क्षेत्रों का, वो सब मौन बैठ गई हैं। क्यों? क्योंकि सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए लोग उन्हें चुप रहने की हिदायत देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अंदरूनी सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है वो आपको दे रहा हूं, और इसमें सभी सरकारें दोषी हैं। एक सरकार का मैं नाम नहीं ले रहा हूं। फिलहाल अंकिता भंडारी हत्याकांड की आवाज जब उठी थी तो मुझे लगा कि शायद उत्तराखंड अब जाग चुका है, अपनी बेटी की हत्या पर अभी मौन नहीं रहेगा। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से सत्ता के शीर्ष में लोगों ने कहा वीआईपी तो एक कमरा था, वीआईपी कोई व्यक्ति नहीं था, लोगों ने इस बात को हंसी हंसी में टाल भी दिया, और वो बेटी आज तक न्याय का इंतजार कर रही है। किसी को यह फर्क नहीं पड़ता है कि उस बेटी का न्याय दिलाने के लिए उसका परिवार उस पहाड़ के इलाके से जनता हाई कोर्ट में चक्कर लगाता है तो कितना खर्चा आता होगा। किसी को कोई चिंता नहीं है, और उस परिवार को यह लगता होगा कि काश इससे अच्छा तो हमने उस परिवार से मांडवाली कर ली होती, कम से कम हम अपनी बेटी के समाधि तो बना लेते, उसे न्याय तो हम नहीं दिला पाएंगे। लेकिन उम्मीद करता हूं कि इस बेटी के परिवार को भी एक उम्मीद मिलेगी, हौसला मिलेगा। लेकिन जब अंदरूनी सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली कि वो वीआईपी कौन है, नाम मैं बताऊं ना बताऊं, लेकिन आप महसूस जरूर कीजिएगा, सत्ता पक्ष और विपक्ष सब मौन है। पता सभी को है, सत्ता के शीर्ष में बैठे लोग भी जानते हैं उस वीआईपी का नाम क्या है। इस सत्ता के शीर्ष के आसपास जितने पत्रकार हैं वो भी उस व्यक्ति का नाम जानते हैं, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि किसके पास सबूत नहीं है, और बिना सबूतों के नाम लेने पर आपत्ति हो सकती है, मानहानि का दावा हो सकता है। हमें यह लगता है कि आज हम सत्ता के शीर्ष में है, या सब विपक्ष में बैठे के भी हम सत्ता के शीर्ष के करीब हैं, सत्ता हमारी बदौलत है, यह मजबूत संगठन है, हमारे तो चमचे इतने मौजूद हैं कि हमें बचा ही लेंगे। लेकिन आज आपको लगता है कि भले ही आप अजय हो, आपको कोई पराजय नहीं कर सकता है, भले ही आपको लगता हो कि हम तो कुमार हैं, हम कभी बूढ़े नहीं हो सकते, लेकिन याद करना, जो अजय होते हैं उनकी भी पराजय होती है, और जो अपने को कुमार समझते हैं वो भी कभी बूढ़े होते हैं। इसलिए ये पराजय और बुढ़ापा तो हमेशा आना ही आना है, लेकिन इतना उम्मीद है कि देवभूमि है और न्याय उस बेटी को जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति का हम नाम नहीं ले पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वक्त आने पर उस व्यक्ति का नाम भी सामने आएगा, इसकी उम्मीद करता हूं। सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए लोग कभी तो सबूत सामने लेके आएंगे और बता पाएंगे। और ये सभी जानते हैं कि संघ इससे जुड़ा हुआ था। आरएसएस संघ एक चारित्रिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक, राष्ट्रवादी संगठन है, अनुशासित संगठन है। तो जैसे ही संघ से जुड़े व्यक्ति डॉक्टर विनीत आर्या के परिवार का इसमें नाम आया, उन्होंने तुरंत संघ से जुड़े हुए उच्च पदाधिकारियों को यहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि संघ इस विषय पर मौन नहीं रहेगा। अगर वो वीआईपी उनकी नजर में है तो निश्चित रूप से उन्हें भी बेदखल करेगा। संघ से मैं इतनी उम्मीद करता हूं, क्योंकि संघ का मैं भी सम्मान करता हूं। संघ जुड़ा हुआ था ये तो नहीं कह सकते, लेकिन संघ से जुड़ा हुआ कर्मचारी तो कहूंगा ना मैं, डॉक्टर विनोद आर्या को, जो इस उत्तराखंड के मूलतः निवासी नहीं है, लेकिन इस उत्तराखंड में जब भी कोई सरकारें आई हमेशा दर्जाधारी राज्य मंत्री का पद उन्हें मिलता रहा। उनको नहीं तो उनको बेटों को मिलता रहा, और उनके बेटों ने तो पहाड़ में एक आलीशान रिजॉर्ट खोल दिया, और जब मर्जी आई किसी बेटी को नौकरी में रख लिया और उसे किसी वीआईपी को सौंप दिया। पर हम पहाड़ी लोग सिर्फ 2 वक्त के राशन के लिए खुश होते चले गए कि हमें सरकार फ्री राशन तो बांट रही है। विपक्ष नौकरियों की खोज करता रहा, नौकरियां किसको मिली? बाहर वालों को। उत्तराखंड को क्या मिला? उनकी बेटियों की नीलामी। और उत्तराखंड की बेटियों की नीलामी होने के बावजूद उत्तराखंड का आज हर एक शख्स चुप है, मौन है। पीड़ा मुझे भी है,
पर मैं अकेला क्या कर सकता हूं, मेरा भी अपना परिवार है, लेकिन उम्मीद तो कर सकता हूं आवाज उठाने की। हो सकता है कि कभी आवाज उठाते उठाते हमारी हत्या भी हो जाए, लेकिन कोई गम नहीं। कहते हैं कि ईश्वर ने जितनी सांसें आपके पास लिखी हैं उतनी सांसें आपको मिलेंगी, उससे अधिक नहीं। तो कभी हम मर जाते हैं तो ईश्वर ने उतनी तारीख मेरी लिखी होगी, उतनी सांसें मेरी लिखी होगी। इसीलिए उम्मीद करता हूं कि उत्तराखंड के हित के लिए आवाज उठाता रहूंगा। लेकिन हाँ, उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए उन सभी संगठनों से जरूर मिलूंगा और उम्मीद करूंगा कि उन अपराधी का मैं नाम सामने लेके आऊं। तो अगर कोई समझता है कि मैं कुमार हूं, मुझ पर कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, मेरी कभी पराजय नहीं हो सकती क्योंकि मैं हमेशा अजय रहूंगा, तो आप बहुत गलतफहमी में है। ये ईश्वर है, सब जानता है। लोग इशारों इशारों में अपनी बात कह जाते हैं, समझने वाले समझ जाते हैं कि आखिर वो वीआईपी कौन होगा जिसने हमारी इस उत्तराखंड की बेटी को मौत के काल में घसा लिया अपनी हवस की आग में। लेकिन वो अकेले जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार तो ये व्यवस्था है 23 सालों से उत्तराखंड में बनी हुई जो चली आ रही है। क्योंकि मैंने फिर कहा, उत्तराखंड की बेटियां तो नीलाम होने के लिए शायद, क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ी मंत्री हैं, पहाड़ी मुख्यमंत्री हैं, पहाड़ी विधायक हैं, पर भी बेटी के लिए आवाज नहीं उठा सकते क्योंकि वो अपने दिल्ली के दरबारों में हाजिरी लगानी होती है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई सपा हो, आप हो, जितने भी दल हैं, तो हर छोटे राज्य की ये कमजोरी है, मजबूरी है। फिलहाल उस भोलेनाथ, उस केदारनाथ, उस बद्रीधाम से विनती करना चाहता हूं, हे देव, हे ईश्वर, हे परमपिता, हे भगवती मां, इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए उस अपराधी का नाम तो बेनकाब करो और उसे इस सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए लोग जल्द से जल्द बेदखल कर पाए, चाहे वो पक्ष का हो, चाहे वो विपक्ष का हो, चाहे आम आदमी हो। अगर आम आदमी होता है तो अभी तक वो सलाखों में होता, लेकिन फिलहाल ये दुनिया है, लगता है कि हमारी कभी पराजय नहीं होगी, हमें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। लेकिन ये दुनिया जानती है कि जितने भी कुमार हैं वो बुढ़ापे में हुए हैं और जितनी भी पराजय हुई है उनकी, वो कभी अजय थे। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के शुक्रिया। उत्तराखंड की इस बेटी के लिए समय समय पर आवाज उठाना हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि हमारी उत्तराखंड की जो और बेटियां इन हवस दरिंदों के शिकार होने वाली हैं और बेमौत मारी जाने वाली हैं, उनको बचाना हमारा कर्तव्य है। 1 मार्च के बाद पहाड़ों की यात्रा पर हूं, मिलूंगा आप लोगों से और चर्चाएं करूंगा। जहां हमारी बेटियों को नीलाम करने के लिए वो तस्कर तैयार बैठे हुए हैं, उसे लड़ने के लिए हम सबको एक होना होगा। जय उत्तराखंड।